DNFBP सीरीज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे कि रेगुलेटर ऑफ साइट सुपरविजन कैसे करते हैं, ये कैसे DNFBPs को वो अपने ऑफिस में बैठ के कैसे उनके खतरात का अंदाजा लगाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ऑफ साइट सुपरविजन का मकसद क्या है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, कैसे ये फॉर्म सबमिट किए जाते हैं और इसमें कौन कौन से अज्जा हैं जो कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्वेश्चनर का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफ साइट सुपरविजन क्या मकसद क्या है। इसमें हम देखते हैं कि बिजनेसेस को AML-CFT ऑब्लिगेशन के हवाले से कैसे उनकी हेल्प की जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। इसके अलावा ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को, हुकूमत को, कि वो नए खतरात को कैसे जानती है या वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाती है। मजीद इस सुपरविजन से गवर्नमेंट अपनी इफेक्टिवनेस को ओवरऑल बेहतर बनाती है ताकि AML-CFT एफर्ट्स पूरे पाकिस्तान में लागू हों। और इसका मकसद है कि पाकिस्तान को एक कानून नाफिज करने वाला और एक महफूज मुल्क बनाया जाए। AML-CFT सुपरविजन इन पाकिस्तान अगर उसको देखते हैं तो अकाउंटेंट्स आर सुपरवाइज्ड बाय अकाउंटिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जैसा कि ICAP और ICMAP। अकाउंटेंट्स जो कि इन दो इदारों के मेंबर ना हों वो FBR के नीचे या उनकी सुपरविजन में आएंगे। FBR रियल स्टेट एजेंट्स को और कीमती धातु और पत्थरों में काम करने वाले सौदागरों को भी सुपरवाइज करते हैं। इसके अलावा लीगल सेक्टर को बार काउंसिल सुपरवाइज करता है। हम देखेंगे ये ऑन साइट वर्सेस ऑफ साइट बामुकाबला ऑन साइट बामुकाबला ऑफ साइट सुपरविजन क्या है। ऑन साइट और ऑफ साइट सुपरविजन दोनों सुपरवाइजर्स को ये बताते हैं या ये उनको समझाया जाता है कि कैसे एरियाज ऑफ वीकनेस को हम उनकी शिनाख्त करें और AML-CFT प्रोग्राम को सुपरवाइज्ड बॉडीज पर लागू करें और उनके लिए कुछ ऐसे एक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए जो उनकी कमियों को पूरा करें। ऑन साइट सुपरविजन में ऑफिसर्स या महकमा डायरेक्टली बिजनेस वाली जगह पर जाकर ये सब चीज़ें एग्जामिन करता है, उनका मुआयना करता है। और इसमें क्योंकि तमाम सुपरवाइज्ड बिजनेसेस और पॉपुलेशंस की इंस्पेक्शन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सुपरवाइजर खतरात की मौजूदगी का अंदाजा लगाकर जहां ज्यादा हों वहां ये ऑन साइट सुपरविजन करेंगे। ऑफ साइट सुपरविजन इसके मुकाबले में ऑफिसर्स को या डिपार्टमेंट को या महकमे को अपने ही ऑफिस में बैठकर DNFBPs के AML-CFT प्रोग्राम को देखने में मदद देती है। इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑफ साइट सुपरविजन की, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है उसको दी जाती है। ऑफ साइट सुपरविजन सुपरवाइजर्स को हेल्प करता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो खतरात हैं पाकिस्तान पूरे में उनकी शिनाख्त करें, और इसके साथ साथ ये ऑल्सो इस्तेमाल होता है रिस्क को आइडेंटिफाई, खतरात को आइडेंटिफाई करने में और एडिशनल सुपरवाइजरी अटेंशन और रिसोर्सेज लगाने पे जहां जरूरत है। गवर्नमेंट के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही वो इफेक्टिव तौर पर, बेहतर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ये देखते हैं कि कौन सी मालियाती पाबंदियां हैं जो कि इनको कम कर सकती हैं इन खतरात को, और क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का रखते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचे। ऑफ साइट सुपरविजन DNFBP सुपरवाइजर्स को उनके कंप्लायंस प्रोग्राम बेहतर बनाने के लिए मौजूद होती है। मजीद बात करें तो ऑफ साइट मॉनिटरिंग या सुपरविजन के क्या अज्जा हैं या किन तरीकों से ऑफ साइट मॉनिटरिंग की जाती है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि लोगों को या DNFBPs को क्वेश्चनेयर्स और सर्वेज दिए जाते हैं ताकि वो इन्हें फिल करके वापस भेज देते हैं। इसके बाद
एक इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि मैनेजमेंट को मिलती हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट से, तो वो भी इसके ज़मरे में आती हैं। इसके अलावा मीटिंग्स और इंटरव्यूज होते हैं और डेस्क बेस्ड रिव्यू होते हैं जहां में दफ्तर में बैठ के ही उस पर दोबारा नजरसानी की जाती है। ऑफ साइट सुपरविजन की सिलेक्शन, AML CFT सुपरवाइजर सिलेक्ट करते हैं ऑफ साइट सुपरविजन के लिए। अगर एक क्वेश्चनर सपोज करें भेजना है तो सुपरवाइजर सिलेक्ट करेगा कि DNFBP उस क्वेश्चनर को रिसीव करे अपने खतरे की बुनियाद पर, और इन द केस कि अगर ऑफ साइट सुपरवाइजिंग टूल जो है वो बहुत ज्यादा कम है तो उस पर फिर आगे ऑन साइट इंस्पेक्शन हो सकती है। जो ऑन साइट इंस्पेक्शन को देखेंगे तो ये इस पे हम ऑन साइट इंस्पेक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको बहुत मद्देनजर रखते हैं और फॉलो अप में दोबारा ऑफ साइट सुपरविजन स्टार्ट कर देते हैं। सुपरवाइजर्स डिफरेंट या मुख्तलिफ खतरात पर मबनी क्राइटेरियाज बनाते हैं DNFBPs के लिए, ताकि उनको ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्वेश्चनेयर या वो जायजे के सवालात भेजे जा सकें। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि रिस्क को या खतरात को पहचाना जाए और DNFBPs को बताया जाए ताकि वो अपने कंप्लायंस प्रोग्राम की में इंप्रूवमेंट कर सकें। ऑफ साइट सुपरविजन फॉर्म की जब बात करते हैं कि इसके फॉर्म्स में क्या होता है, तो जो मेन या सबसे जरूरी जो क्वेश्चनर है उसे हम ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्वेश्चनर कहते हैं। ये FBR की जानिब से या ICAP ICE मैप जो कि फॉर्म B उनके एनुअल रिटर्न बनाता है, ये सर्कुलेट किए जाते हैं रेगुलरली। इसमें इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज के सेक्शंस हैं, के हिस्से हैं, और इसके अलावा कि जो बाकी मानदा रिस्क है या जिनकी तखफीफ जरूरी है, जिनको मिटिगेट करना बहुत जरूरी है, उसकी बुनियाद इसमें बिजनेस मॉडल, AML CFT प्रोग्राम्स और एसोसिएटेड AML CFT रिस्क के मुतालिक सवालात होते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स और डीलर्स के लिए कुछ तब्दीलियों के साथ यही क्वेश्चनर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं जो कि DNFBPs को दिए जाते हैं इसलिए कि उनके खतरात को जाना जा सके। पॉपुलेशन का सही अंदाजा लगाने के लिए, मुख्तलिफ पॉपुलेशन को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट अदर सर्वेज भेजे जाते हैं, और ताकि उनके अंदाजा लगा सके कि एक्चुअल DNFBP की पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान में। इसके अलावा थीमेटिक रिव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो डिफरेंट मौजूआत पर उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं DNFBPs को। ये क्यों जरूरी है कि AML CFT के फॉर्म जमा करवाए जाए? AML CFT सुपरवाइजर्स जो कि पाकिस्तान को क्रिमिनल्स की हद तक मदद नहीं दे सकते, यहाँ तक कि DNFBPs उन तमाम जो सवालात के जवाब मुकम्मल तौर पे दे दे। इसके अलावा रेगुलेशन जो आमला का कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, उसका सेक्शन 6A(2)(H) इस बात की निशानदही करता है कि जो इन बातों की तकमील नहीं करेगा या इस प्रोग्राम की तकमील नहीं करेगा उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज, चाहे वो माली पाबंदियां हों या इंतजामी पाबंदियां। और फिर इसके बाद उनकी ये एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो एक मुहिब वतन होकर इन फॉर्म्स को जमा करवाएं ताकि गवर्नमेंट दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। अब हम देखेंगे कि इन फॉर्म्स को सबमिट कैसे करना है। आप सबसे पहले FBR DNFBP पोर्टल पे जाएंगे और वहां ये सामने दिया गया जिसपे लाल निशान है, यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं और अपने लॉगिन को खोल सकते हैं। इसके अलावा ICAP और ICMAP की एनुअल रिटर्न्स भी आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर फाइल कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, और ये स्क्रीन पे दिए गए उन दोनों के वो वेबसाइट के पेज हैं जहाँ पे ये आपको लॉगिन होकर अपने क्वेश्चंस या फाइल्स या रिटर्न्स जमा करवानी है। क्वेश्चनेयर का फॉलो अप और उस पर फीडबैक। AML CFT सुपरवाइजर्स अपनी पहली रिपोर्ट की बुनियाद पर फॉलो अप क्वेश्चनेयर्स भेज सकते हैं जहां पे वो एक
बिजनेस से राब्ता करेंगे और उसे मजीद मालूमात फराहम करने की तनबीह करेंगे। कुछ टाइम सुपरवाइजर्स जो फॉलो अप करते हैं वो एक ऑन साइट इंस्पेक्शन के साथ जुड़ा होता है। फॉलो अप जो सुपरवाइजर करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस मैन ने कुछ गलत किया है, ना कि उसने कोई खतरात के साथ खेला है, बल्कि उसका मकसद ये है कि जो फीडबैक है उसको मुकम्मल किया जा सके। मजीद हम देखेंगे कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग क्वेश्चनर के अज्जा क्या हैं। इसमें सबसे पहले अगर डीपीएमएस और रियल स्टेट ज्वेलर्स जो कि कीमती धातों और पत्थरों के साथ मुंसलिक हैं और रियल स्टेट का काम करने वाले, उनके लिए ये जो क्वेश्चनर होता है उसके पहले पार्ट में या पहले हिस्से में उस खास बिजनेस के बारे में पूछा जाता है और फिर उसके साथ साथ उन सरगर्मियों के बारे में पूछा जाता है जिसमें वो बिजनेस शामिल है। इन सेक्शन के रिजल्ट के तौर पे डीएनएफबीपी को कुछ मजीद सवालात का जवाब देना होता है और इसी तरह अकाउंटिंग फर्म्स को सेपरेट एक फॉर्म भेजा जाता है जिससे उनकी पॉपुलेशन या आबादी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में उनकी तादाद क्या है। इसके एग्जाम में सबसे पहले है इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज कि बिजनेस के अंदर कौन से ऐसे खतरात मौजूद हैं पहले से जिनको देखना है। जैसा कि जो बिजनेस रिलेशनशिप है क्या ये रेगुलेट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अदर रेगुलर या रेगुलेटेड सर्विस प्रोवाइडर से, ये कोई हेल्प लेता है। उससे आगे जो क्वेश्चनर है वो जिस तरह की मसनूआत या सर्विसेज दी जा रही हूँ उस पर फोकस करता है, उसकी बात करता है। जैसे एग्जाम्पल अकाउंटेंट जो कि एक कंपनी और ट्रस्ट फॉर्मेशन सर्विसेज की, तो ऐसे अकाउंटेंट जो कि एंगेज होते हैं किसी कंपनी या ट्रस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज में, और बिल्डर्स जो कि डील करते हैं हाई लेवल की रियल स्टेट को, और डीलर्स जो कि कीमती पत्थर और धातों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज क्या हैं इनको देखते हैं। मजीद आगे देखते हैं तो इसमें क्लाइंट रिलेशनशिप सारिफ के साथ कैसे ताल्लुक रखा जाता है उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात हैं, जैसे कि कितने सारिफीन मौजूद हैं जो कि इस बिजनेस से मुस्तफीद होते हैं, कितनी परसेंटेज जो बिजनेस की है वो हाई रिस्क क्लाइंट से या जैसे कि सियासी तौर पर अफशा लोग हैं उनसे बिजनेस करती है। इसके अलावा व्हाट परसेंटेज उनकी हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स की कितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज में कॉरपोरेशंस क्या हैं और बेनिफिशियल ओनर को क्या ढूंढना आसान होता है या मुश्किल होता है, कितने फीसद लोगों की जो बैड रेपुटेशन है वो इनसे काम कर रहे हैं, और कितने सारे सार्फिन बाहर के ममालिक में रहते हैं जिनको ये बिजनेसेस सर्व करते हैं या उनकी खिदमत देते हैं। मजीद इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज में जोग्राफिक रीच की बात होती है कि किस इलाके में कैसे सर्विसेज दी जा रही हैं और पैसे कैसे लिए जा रहे हैं। इसमें देखा जाता है कि क्या बिजनेसेस ऐसे इलाकों को जो कि हाई रिस्क एरियाज हैं उनको कोई सर्विसेज या मसनूआत दे रही हैं, क्या उनका इंटरेक्शन सार्फिन के साथ फेस टू फेस है, क्या वो डायरेक्टली या थर्ड पार्टीज के थ्रू किसी बिजनेस के साथ या किसी बेनिफिशियल ओनर के साथ काम करते हैं, क्या बिजनेस पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है बैंक अकाउंट के अलावा भी, मतलब कैश। तो ये खतरात के बाद बात करते हैं कि कैसे उन खतरात को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले एक रिस्क असेसमेंट जरूरी है कि हर वल्नरेबिलिटी को, हर खतरे को देखा जाए और उसके मुताबिक खतरात को उनको डिटरमिन किया जाए। साथ साथ क्लाइंट के रिस्क की, सारिफ के रिस्क की असेसमेंट भी बहुत जरूरी होती है और रिस्क असेसमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि बिजनेसेस कैसे अपने खतरात को कम करते हैं। उनको सबसे पहले एक क्लियर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चाहिए जो कि इन खतरात को खत्म कर सके, जो वो अपने बिजनेस पे नाफिज करेंगे। इसके अलावा उनको एक ऐसा सिस्टम
اور ایسی پالیسیز اور پروسیجرز بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کہ ان خطرات کو کم کریں. سو کوشچن یہ ہے کہ بزنس سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ان کا کمپلائنس پروگرام رسک آئیڈینٹیفائڈ ہے, اور کیا وہ ریکوائرمنٹس جو قانون اور قواعد کی جو ضروریات ہے وہ پورا کر رہے ہیں, اور وہ اگر پورا کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. اس کمپلائنس پروگرام کے کی ایلیمنٹس کون کون سے ہیں؟ اس میں دیکھا جائے تو کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس, صارف کے بارے میں کسی بھی ٹرانزیکشن کو دیکھنا کہ وہ کیوں کی جا رہی ہے, مالیاتی پابندیوں پر دیکھنا کہ وہ کہاں کہاں لگ سکتی ہیں, کوئی ایسی مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹ کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انٹرنل کنٹرولز بنائے جائیں جو کہ کمپلائنس پروگرام میں کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ کر سکیں, اس کی مدد کر سکیں. اب پروسیجرز اور سسٹمز کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو بزنس ہے یا DNFBP ہے اس کے پاس ایک مینول سسٹم ہے یہ سارے کام کرنے کا, یا ایک خودکار نظام موجود ہے, اور وہ کیسے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز یا سیاسی طور پر افشا انسان کو کیسے ان کی شناخت کرتے ہیں, اور کیسے وہ ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز جو کہ مختلف لوگوں پہ لگی ہوتی ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کیا یہ تھرڈ پارٹی کے نالج کے مطابق یا تھرڈ پارٹی کے انٹروڈیوسرز اور ایجنٹس کے ساتھ کوئی کام کرتی ہے, کیا یہ اپنے صارفین کی جو لین دین ہے اس کو مانیٹر کرتی ہے, کیا اس کا پراپر ریکارڈ رکھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پروسیجر اینڈ سسٹمز کا پارٹ ہے, اور یہ پالیسیز کب سے لاگو ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے. کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی اگر بات کی جائے تو اس میں صارف کی شناخت کرنا, اس میں اصل فائدہ مند مالک کون ہے, اور اگر کوئی قانونی انتظام ہے تو ان کے ساتھ بھی یا ان کے پیچھے کون سی فائدہ مند ملکیت ہے جو کہ یہ لین دین میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کی فائلز کو اپڈیٹ رکھنا, ہائی رسک کلائنٹس کو اور حالات کو پہچاننا, اور انہانسڈ میئرز جہاں خطرات زیادہ ہوں وہاں زیادہ اضافی ضروری اقدامات کرنا, یہ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کا پارٹ ہے. اور وہاں بھی جہاں ہائی رسک سچویشنز ہوں وہاں بھی ان خطرات سے نپٹنے کے لیے مناسب صارف کی مستعدی وجہ کو جاننا ضروری ہے. مزید ہم بات کریں گے کہ TFS جن پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے, کیا ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے, اور یہ کتنی بار یا کب تک دوبارہ کی جاتی ہے, اور ریکارڈز کو کیسے رکھا جاتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ STRs اینڈ CTRs کی بات آئی تو مشکوک ٹرانزیکشن یا نقد ٹرانزیکشن کی رپورٹ, کیا یہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ہو رہی ہے, کیا اس کے لیے اس کو فائل کرنے کے لیے اس کو جمع کروانے کے لیے کوئی خاص نمائندہ بزنس کی طرف سے موجود ہے, اور کیسے کیش ٹرانزیکشن کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے خطرات کو دیکھا جاتا ہے. اندرونی کنٹرولز اور آزادانہ آڈٹ کا نظام, اس کے بارے میں مختلف کوسچن آف سائٹ سپرویژن کا حصہ ہیں جس میں اندرونی خطرات کے بارے میں کیا کوئی ایسا اندرونی آفیسر موجود ہے جو کہ ان خطرات کو دیکھتا ہے, یہ انٹرنل کنٹرولز میں شامل ہے, اور ان کو جتنے بھی امپلائیز ہیں یا جتنے بھی وہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں کیا ان کی AML CFT اور TFS کی ٹریننگ کروائی گئی ہے, کیا ان کے پاس کوئی نظام موجود ہے, کیا ٹریننگ تیسری پارٹی سے تیسرے فریق سے کروائی جا رہی ہے, یا کہ کسی موجودہ جو ایسا بزنس جو کہ مکمل طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے اس سے کروائی جا رہی ہے, اور کسے ٹرین کیا گیا ہے اور کس ایریا میں ٹرین کیا گیا ہے, اور کس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں, اور یہ ٹریننگز کب کب ہوتی ہیں. اس طرح کے سوالات اندرونی کنٹرول کے لیے پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آزادانہ آڈٹ کے نظام کے لیے جو سوال موجود ہوتے ہیں کوسچنر میں, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا بزنس نے کوئی انڈیپینڈنٹ آڈٹ کنڈکٹ کیے ہیں, آزادانہ آڈٹ کنڈکٹ کیے ہیں, کیا یہ انٹرنل ہی کوئی آڈیٹرز بیٹھے تھے یا کوئی باہر سے کسی آڈیٹر سے یہ کروائے گئے ہیں, اور اس میں آڈٹ کوالٹی کے مختلف سوالات ہوتے ہیں. مزید جاننے کے لیے
کہ آف سائٹ سپرویژن کیا ہے، آپ نیچے دیے گئے نمبروں پر یا ویب سائٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔